हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? वी होप कि आप बहुत अच्छे मैं हूँ दुआ। गाइस, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो इंडिया पाकिस्तान को लेकर है। कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान का किसी भी तरह किसी भी चीज में नहीं बनता, लेकिन फिर से कंपैरिजन आ गया स्पेस रेस को लेकर। और जब तक बात करें स्पेस की, तो यार हमारे दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, बट कंपैरिजन आ चुका है। आइए आपके साथ देख लेते हैं आज का ये वीडियो, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप भी देखना एंड तक वीडियो। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। पाकिस्तान साइंस में भारत से 2 कदम आगे है। इनफैक्ट पाकिस्तान भारत को स्पेस सेक्टर में पछाड़ रहा है। अगर मैं ये सारी बातें कहूँ तो आप मुझ पर हंसेंगे, लेकिन एक जमाना था जब ये तीनों स्टेटमेंट्स सच थे। यस, पाकिस्तान भारत से पहले स्पेस में पहुंचा था। तो आज भारत पाकिस्तान से आगे कैसे निकला? एक हीरो की वजह से। उस हीरो का नाम है विक्रम साराभाई। आज हम टीवी पर क्रिकेट मैच एंजॉय करते हैं, IIM अहमदाबाद में जाने के सपने देखते हैं या फिर इसरो के अचीवमेंट्स देखकर प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक इंसान के विजन की वजह से पॉसिबल हुई हैं। आज का वीडियो भारत और पाकिस्तान के स्पेस वॉर के बारे में है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो देखने वाले सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, कौन थे विक्रम साराभाई? विक्रम साराभाई जो भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए। उनके हाथ में कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास पैसा था और भारत के बाहर काम करने की अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हमारी सोच के परे, भारत में रहने का डिसीजन। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को स्पेस तक पहुंचाने का सपना। जब भी वो ये बात दूसरों को कहते तो लोग उन पर हंसते। इनफैक्ट एक बार न्यूज़पेपर ने हेडलाइन भी प्रिंट की थी, इंडिया नीड्स राइस नॉट रॉकेट्स, और ये सच था। 1947 में अंग्रेज जाने के बाद भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका था। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। हम फॉरेन एड पर जी रहे थे, अमीर देशों से भीख मांग रहे थे। लोगों ने पूछा, भारत जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत? तो साराभाई ने कॉन्फिडेंटली कहा, भारत एक गरीब देश है, इसीलिए हमें स्पेस प्रोग्राम की जरूरत, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में वो पोटेंशियल है जो भारत की डेवलपमेंट में मदद कर सकती है, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और आज वही तो होता है। स्पेस प्रोग्राम की वजह से हमें वेदर इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती है, जिससे किसान अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आने वाले साइक्लोन्स के बारे में हमें टाइम रहते ही पता चल जाता है और इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद होती है। हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में स्पेस टेक्नोलॉजी का योगदान है। उन्होंने और उनके दोस्त डॉक्टर होमी भाभा ने अगले कुछ सालों में भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पाकिस्तान जैसा पावरफुल देश भी पीछे छूट गया। चैप्टर 2, द स्पेस रेस। बात है 1957 की, जब यूएसएसआर ने एक चमत्कार के एक आर्टिफिशियल मून स्पेस में भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था तो बस एक फुटबॉल के साइज का, लेकिन जब ये स्पेस में पहुंचा तो इसने 2 मैसेजेस पूरी दुनिया तक पहुंचाए। एक कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर स्पेस में पहुंच गया, और दूसरा, स्पेस में पहुंचना हर देश के लिए पॉसिबल है। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने लाइका नाम के एक डॉग को भी स्पेस में भेजा। अमेरिका डर गया। नासा स्पेस रेस में पीछे छूट रहा था। यूएसएसआर की तरक्की अमेरिका के लिए बैड न्यूज थी, लेकिन दूसरे देशों के लिए एक रे ऑफ होप। अमेरिका और यूएसएसआर के स्पेस रेस के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक स्पेस रेस चल रही थी। ये है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान के सबसे स्मार्टेस्ट माइंड्स में से एक थे। उन्हीं के जीनियस की वजह से पाकिस्तान ने ईयर 1961 में अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया और अगले ही साल एक साउंडिंग रॉकेट भी। भारत के स्पेस प्रोग्राम के 8 साल पहले यूएसएसआर, जापान, इसराइल के बाद पाकिस्तान स्पेस में जाने वाला एशिया का चौथा देश बन गया। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? अमेरिका की मदद से। अमेरिका भी स्पेस रेस में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वो 70 से पहले चांद तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट थी और ये पूरी करने के लिए उन्हें जितने ज्यादा एलाइज, जितने ज्यादा साइंटिस्ट मिले उतना बेहतर। उन्हें इंडियन ओशन के नजदीकी एक पार्टनर की जरूरत थी और पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। 1961 में उन्होंने सुपर को एस्टैब्लिश किया और अगले ही साल नासा की हेल्प से पहला रॉकेट लॉन्च भी किया। अब तक भारत का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड डेवलप होते हैं। जो टेक्नोलॉजी स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स के लिए यूज हो सकती है, वो भारत पर अटैक करने वाले मिसाइल्स के लिए भी यूज हो सकती है। ये बात विक्रम साराभाई को पता थी। चैप्टर 3, इंडिया फाइट्स बैक। विक्रम साराभाई ने सिचुएशन को समझा। उनके पास एक लंबी लिस्ट थी, प्रॉब्लम्स थी। भारत के पास क्या क्या नहीं था? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसे लोग जो भारत को लीड कर सकते हैं नहीं, अच्छे साइंटिस्ट को देने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं। एट दैट टाइम इंडिया हैड नथिंग,
but we had hope. उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन एड्रेस करना स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम एक और लिस्ट बनाई, अपने स्ट्रेंथ्स की लिस्ट। विक्रम साराभाई खुद कॉस्मिक रेस की फील्ड में एक्सपर्ट थे। उन्हें खुद नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन ने ट्रेन किया था और उनके फ्रांस और अमेरिका में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उनके हाथ एक इम्पॉसिबल टास्क था, बिना किसी स्पेस प्रोग्राम के, बिना इक्विपमेंट के, बिना पैसे के दुनिया को कन्विंस करो कि भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करे। हमें दम और इससे पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है, और उन्होंने ये करके दिखाया। अमेरिका ने अपने अपाचे रॉकेट्स प्रोवाइड किए, फ्रांस ने फ्री में पेलोड प्रोवाइड किया। ये माल एक बैलगाड़ी से तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पहुंचा और 22 नवंबर 1963 में भारत की धरती से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च। साराभाई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। चैप्टर 4, इसरो और उसके अचीवमेंट्स। पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो को एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने के लिए 6 साल लगे। उसके बाद इसरो ग्रो कैसे हुआ? उन्होंने ग्रोथ के लिए लीप फ्रॉगिंग अप्रोच अपनाया। लीप फ्रॉगिंग का मतलब है जो टेक्नोलॉजी दूसरे देशों ने डेवलप की है उनकी मदद लो। सेम डेवलपमेंट करने में टाइम वेस्ट मत करो, उससे आगे बढ़ो। इस अप्रोच की वजह से कई सारे अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए खुल गए। इसरो ने साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसके थ्रू 2400 गाँव में हजारों लोगों को सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन देना स्टार्ट किया। 1983 में इसरो ने इनसैट यानी हमारा पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। हम चांद और मंगल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अब वीनस पर जाने की तैयारी हो रही है। Whereas पाकिस्तान इसी स्पेस रेस में पीछे छूट गया। इतना कि उनके पास आज भी अपनी इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं। उनका टारगेट है कि वो 2040 तक खुद के सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर पाए, और भारत दूसरे देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। चैप्टर 5, So what went wrong with Pakistan? पॉइंट पर आता है। इस पूरी कहानी में सुपार्को यानी पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम पीछे क्यों छूटा? पाकिस्तान भारत से स्पेस रेस में क्यों हार गया? क्योंकि भारत ने साराभाई के विजन पर फोकस, एडवांस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस किया, और पाकिस्तान ने वेपन्स डेवलप करने पर फोकस किया, भारत को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस किया। पाकिस्तान के पीएम ने खुद कहा था, The people of Pakistan will go hungry. We will eat grass, but we will get our bomb. पाकिस्तान और भारत की कहानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल सलाम की कहानी समझने पर क्लियर हो जाती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक महान साइंटिस्ट है। उन्हें आगे जाकर एक नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन 1974 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बिल पास किया जिससे अहमदी लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। इस नए लॉ की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे ग्रेट इंसान को सुपार्को की हेड पोजीशन से निकाल दिया गया। डॉक्टर सलाम लव्ड हिज कंट्री, Vikram Sarabhai loved his country, but only one country loved their scientists back, and that's the difference. ये स्टोरी पाकिस्तान को कमजोर या फिर नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उनकी पॉलिटिकल गलतियों से सीखने के लिए है। खुद से सवाल पूछने के लिए है कि क्या हम आज भी अपने साइंटिस्ट की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले किया करते थे। The truth is, I don't know. When we had nothing, we had hope, and we still managed to do so much. लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो फिर क्यों हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर और खर्चा नहीं कर सकते? क्यों हम हमारे साइंटिस्ट को अच्छी सैलरी नहीं दे सकते? ये सवाल हमें एज अ कंट्री पूछने की जरूरत है। I was spotted by Professor Vikram Sarabhai because I was not highly qualified, but I was working hard. Then he gave the full responsibility to grow. ISRO, IIM Ahmedabad, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, इन्हें हम मॉडर्न भारत के मंदिर मानते हैं, और इन मंदिरों को बनाने के लिए विक्रम साराभाई ने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट की। कैम्ब्रिज से डिग्री होने के बावजूद, भारत के बाहर अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर रहकर भारत के लिए कुछ करने का सोचा। आराम की जिंदगी को टाटा बाय बाय कहकर स्ट्रेस भरी लाइफ को अपनाया। शायद इसी स्ट्रेस ने एक रात विक्रम साराभाई की जान ले ली। He was only 15. आज है 30 दिसंबर, वही दिन जिस दिन विक्रम साराभाई इस दुनिया को छोड़कर चले, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आज भी जिंदा है। Aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. एक इंसान एक बार नहीं 2 बार मरता है। एक बार तब जब वो खुद मरता है, और दूसरी बार तब जब वो हमारी मेमोरी से भी मर जाता है। तो मेरा एक सवाल आपसे, क्या हम भी वही गलतियां करेंगे जो पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ की? चलिए आज के दिन विक्रम साराभाई को मरने नहीं देते, उनकी वैल्यूज को जिंदा रखते हैं, उनकी स्टोरी शेयर करते हैं। आज का भारत इसीलिए है क्योंकि कल के भारतीयों ने भारत के इस आइडिया को पहचाना, अपने पेट्रियटिज्म को प्रैक्टिकल पेट्रियटिज्म बनाया, अपने फील्ड में सिर्फ खुद का नहीं
भारत का भी नाम बनाएं और उन्हें हमारे दिलों में जिंदा रखने से मुझे स्पार्को का जो है वो कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इसरो अगर देखा जाए तो इस टाइम एक इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन चुकी हुई है। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम स्पार्को की बात करें तो वाकई स्पार्को के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने सैटेलाइट भी जो है वो लॉन्च कर पाए। हमें दूसरे कंट्रीज़ के पास जाना पड़ता है ताकि हमारा जो क्योंकि छोटा मोटा सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जा सके। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि हमने हमारे जितने भी हिस्ट्री में जो रहे हुए हैं हमारे नेशनल हीरोज़, हमने उन सब को जो है बुला दिया। जी बहुत ही कमाल, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। मतलब एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक था। हम इंडिया और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा यार रिलेट कर रहे होते, कभी इनका कंपैरिजन कर रहे होते, बट ये बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक था जिसके ऊपर हमने काफ़ी अरसे से बात नहीं की थी। एटलीस्ट मैंने तो ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी थी। तो सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी इसकी, कि इसके अंदर उन्होंने जो आज के दिन उनकी बरसी थी ना सर विक्रम की, उस दिन उन्होंने वीडियो बना के जो उनको ट्रिब्यूट पेश किया, मेरा इतना दिल खुश हुआ। मतलब एज अ पाकिस्तानी हमें उनसे बहुत ज्यादा लर्न करना चाहिए इंडियंस से, कि वो अभी तक जो इस दुनिया में नहीं भी है वो उनकी भी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अपने हीरोज को याद रखते हैं। बिल्कुल, जिन्होंने इंडिया को यहाँ तक पहुंचाया। इसीलिए तो आज इंडिया इस मुकाम पे है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बड़ी ज्यादा मैटर करती हैं। और स्पेशली ये वीडियो जो है हम लोगों के लिए तो यार आई ओपनर थी सीरियसली। हमारे जो डॉक्टर थे डॉक्टर अब्दुल इस्लाम, हमने उनकी कदर नहीं की और हमें नहीं आइडिया था। ये वीडियो बड़ी ज्यादा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इन्फॉर्मेटिव थी। ये नॉलेज जो मुझे फर्स्ट टाइम मिली कि उनके साथ क्या हुआ था, कि उनको उनके ओहदे से ही हटा दिया जस्ट फॉर द कास्ट सिस्टम, कि वो एक स्पेसिफिक कास्ट के। तो यार ये बड़ी चीप सी एक बात है कि अगर आपको एक मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए तो अगर उसमें आप कास्ट पे लड़ रहे हैं तो यार आप आगे कैसे जाएंगे। और बड़ा दुख हुआ ये देख के कि हम लोग यहाँ से यहाँ पर आ गए, इंडिया यहाँ से ऊपर यहाँ चला गया, बिल्कुल यहाँ से यहाँ और अब तो हम ग्राउंड पे ही नहीं, हाँ, अब नजर ही नहीं आ रहे हैं, इतना पीछे चले गए। तो जी ज्यादा दुख तो मुझे ये जानकर हुआ कि हमने जो अपने रिसोर्सेज है ना उनको वेपन्स बनाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर हम चाहते तो इधर से भी कितना आगे निकल सकते थे। तो फिर आज हम कितनी खुशी होती, कितने प्राउड से आज हम बोल रहे होते कि यार किसी फील्ड में हम भी जो है वो इंडिया से आ गए। तो उस टाइम इंडिया ने बड़ी चालाकी दिखाई, और मतलब चालाकी के हम इसको समझदारी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और अपनी क्या उसको कहते हैं वो रिसर्च सेंटर में लगाए। बिल्कुल, और उन्होंने देखा कि इसका आने वाले वक्तों में कितना पॉजिटिव यूज है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि अब आप वेदर का आपको पता लग सकता है, किसान उसको आराम से यूज कर सकते हैं। उससे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा लिंक है। तो जब आप चांद तक पहुंच जाते, बल्कि अब तो इंडिया कह रहे हैं वीनस तक जाने वाला है, तो ये तरक्की तो बहुत ज्यादा हो गई और हम लोग बहुत ज्यादा पीछे रह गए। सिर्फ ये हमारे लिए तो बहुत ज्यादा दुख से भरपूर वीडियो थी। बड़ा बुरा फील हो रहा है कि आगे जाते जाते जो है वो इतना पीछे आ गए। बट नो डाउट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। इंडिया के वैसे ही हम लोग फैन हुए हैं, क्योंकि हर फील्ड में ही माशाल्लाह से जबरदस्त इंडिया चल रहा है। तो फिर इसमें कैसे पीछे रह सकता था। ये एक समझदारी की बात है और एक टाइम लगता है। 52 मतलब कुछ भी नहीं था 52, बट जो उनके काम है भारत के लिए मतलब कि हैरान हो गए। वो इनका नाम तो हमने सुना ही हुआ है बिकॉज हमें बहुत वीडियोस पर रिएक्ट कर करके, बट आज इनका बिल्कुल क्लियर पता चला कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा। सबसे पहले हम बात कर लें इंडिया पाकिस्तान को, जिससे स्टार्ट हुआ वीडियो का। तो मुझे तो एकदम नहीं मुझे पता चल गया था। पास्ट की बात कर रहे हैं, पार्टीशन के बाद की बहुत चीज़ों में हम उस टाइम भारत से आ गए थे उस टाइम पर। बट हमारे यहाँ जिस तरीके से मैम ने भी कहा कि पॉलिटिक्स हमारा इतनी डर्टी और अपने इंटरेस्ट की वजह से बहुत चीज़ें ख़त्म कर दी गई। और 90s के टाइम पे फिर भी स्पार्को को 2-3 लोग जानते थे, स्पार्को कोई काम कर रहा था। बट उसके बाद से जब जिया भी आया तो उन्होंने सारे जो मिशन, उसके बाद जो स्पेस का काम बंद थे वो बिल्कुल ही अजीब थे। और उसके बाद उनका था कि जी हमने बॉम्ब बनाना, ये वो। पाकिस्तान को जिसने न्यूक्लियर पावर दी उस बंदे की भी क्या एंड हुआ। अगर आप उनका भी इंटरव्यू देखें तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। कोई बंदे ने कहा मैंने सबसे बड़ी गलती की जो पाकिस्तान को मैंने एटमी ताकत दे दी और पाकिस्तान ने मेरी कोई कदर ना की। फिर ये उन्होंने बात की ये साइंटिस्ट की, तो अहमदीज का जो इशू था तो पाकिस्तान के लॉ में भी डिक्लेयर है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि ये नॉन मुस्लिम है और वो अहमदीज थे, तो फिर उसकी वजह से उनको भी निकाल दिया गया। तो उसका लॉस किसको हुआ? पाकिस्तान को। कहने की बात यह है कि इंडिया में सभी धर्म कलर, हाँ, तो वहाँ पर इस तरह जिस तरीके से डॉक्टर अब्दुल कलाम है, अब वो अगर इंडिया कहता है यार तुम मुसलमान इनको बाहर निकालो, उनकी जो चीजें हैं अगर इंडिया ये चीज सोच के उनको बाहर निकाल देता तो कितना कुछ उन्होंने इंडिया के लिए किया। तो हमारे यहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये फलाना ढमकाना, इसको पीछे करो, मुसलमान आगे आए।
तो वो क्या होता है कि आप किसी को प्रॉपर मौका नहीं दे रहे कोई कुछ परफॉर्म कर सके। और इसी की यही रीज़न है कि हाँ पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है इतनी गंदी है ना कि कोई बच्चा भी एफर्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मैं आगे आ ही नहीं सकता। इवन तो कि हमें भी पता है, हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि आपकी लक, बट आपको बेटा पता है कि आप लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये चीज़ें चाहिए वो चीज़ें चाहिए। और हम लोग भी जब पढ़ते हैं ना तो हम सभी यही कहते हैं यार जब हमें पता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलनी, पाकिस्तान में स्पेसिफिक लोगों के लिए सब कुछ है। तो आज आप ये देखें हम इसलिए पीछे हैं। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में ना डिस्क्रिमिनेशन, हाँ पाकिस्तान में बहुत कहा जाता है इंडिया में ऐसा इंडिया में वैसा, लेकिन देखें इंडिया में एक मुसलमान में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इंडिया में चीज़ें नहीं है। इंडिया में हर फील्ड में हर धर्म के लोग देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। और फिर जब पाकिस्तान अच्छा काम करता है, पाकिस्तान को चाहिए था एजुकेशन को प्रमोट करता है, पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों को करता है। डिफेंस पर मैं कहती हूँ चलो खर्च करते, बट मुल्क का भी सोचते, सिर्फ डिफेंस पर फोकस किया। और इन्होंने शुरू से जब से ये मुल्क बना तब से लोगों के दिमाग में यही डाल दिया था कि अब तो हमने बस जो है न्यूक्लियर कंट्री बनना है, ठीक है हमने तो हथियार बनाने, तो आप लोग, तो वो लोगों के दिमाग में उन्होंने वैसे ही डाल दिया। तो लोगों ने कहा जी ठीक है कंट्री को मजबूत करें, हम गुजारा करेंगे। साथ साथ अगर इंडिया को देखें तो उस टाइम इंडिया के पास ना डिफेंस का भी नहीं था, इंडिया भी स्पेस में भी आगे नहीं था, इंडिया भी एजुकेशन में भी, इंडिया भी बिल्कुल बहुत उसके बुरे हालात थे उस टाइम पर। सर ने इतनी जो है अपनी खिदमत जो है वो पेश की, मतलब कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे बाहर जाकर, मतलब लश लाइफ, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए सर्व किया। होप, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं था, होप था, वो कॉन्फिडेंट थे, इनको था कि वो कर सकते हैं, और उन्होंने कर दिखाया। अगर वो ये कहते कि नहीं मुझे क्या, मैं यहाँ से चलता हूँ, या फिर लोग भी उनको सपोर्ट ना करें, तो हमें चाहिए कि उनका नाम अभी तक याद रखें। और बिल्कुल ठीक बात की कि 2 दफा इंसान मरता है। जब इंसान, एक तो वो खुद जब रियल लाइफ में मर जाता है, और दूसरा जब लोग अपनी मेमोरी से उसको हटा देते हैं। तो वो लोग जिन्होंने हमारे नेशन के लिए इतना सर्व किया है, हमें चाहिए कि उनको हमेशा याद रखें। और हमें पढ़ाया भी जाए उनके बारे में, एजुकेट किया जाए, इस तरह के लोगों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, कोर्स में उनको रखा जाए ना। और एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगी थी जो मेरे दिमाग, हाँ मैं कह रही थी यार देखो हमने डिफेंस पर फोकस किया, सिर्फ पाकिस्तान डिफेंस में, हम इकोनॉमी में पीछे रह गए, एजुकेशन में पीछे रह गए, मेडिकल में पीछे रह गए, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, हर चीज़ में हम आपसे पीछे रह गए। इंडिया बाद में आया, वो स्पेस में भी आ गया, मेडिकल में भी आ गया, डिफेंस में भी आ गया, यहाँ तक कि इंडिया दूसरी कंट्रीज के भी अब सैटेलाइट खुद भी लॉन्च कर रहा है। मतलब कि इंडिया के पास रिकॉर्ड भी है एशिया का, बट पाकिस्तान, और अभी तक पाकिस्तान उसी चीज़ पर वर्क कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही वो कौन सा गोल्डन टाइम था जब बांग्लादेश से आगे था, जब इंडिया से आगे था, वो कौन सा टाइम था जब पाकिस्तान ने किसी दूसरी कंट्री को लोन दिया था। मैं कहती हूँ काश इस टाइम पर मैं आती, और ये जो अब हालत देखने को मिलती है कि हम बस ले रहे होते हैं, पैसा दे दो पैसा दे दो, तो सब कुछ शायद यही रीज़न है कि हम लोगों ने अच्छे लोगों की कदर नहीं की, उनको वैल्यू नहीं दी, तो इस वजह से हम आज बहुत पीछे रह गए। अच्छी लीडरशिप भी नहीं मिली। हाँ एग्जैक्टली, हर पॉलिटिशियन आता है अपना फ़ायदा सोचता है और चला जाता है। सो ये था आज का वीडियो, होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर, बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।